Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Krishi Valley. In today's video, I will discuss chapter 25, that is Agriculture Economics, from the book Fundamental of Agriculture Arun Kathan Volume 1. And this is the part 2 of this video lecture. If you have missed the part 1 of this chapter, then you can simply visit to the channel playlist and watch it. Before starting the chapter, I have question for you. And the question is इकोनॉमिक्स derived from which word? इकोनॉमिक्स जो है किस लैंग्वेज से derived है, कौन सा वर्ड है आपको बताना है. ऑप्शंस आर लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच या फिर बोथ ए एंड बी. सो इफ़ यू हैव वॉच द अर्लियर चैप्टर्स वीडियो दैन ओनली यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ये एज सच उसका आंसर बुक में मेंशन नहीं है. बट मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो टर्म है पूरा का पूरा, एग्रीकल्चर कहाँ से आया है और इकोनॉमिक्स कहाँ से डराइव हुआ है, मैंने आपको वहाँ पे बताया था. सो अगर आपको उसका आंसर आता है देन यू कैन कमेंट द आंसर. नाउ वी स्टार्ट दिस चैप्टर. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट दैट इज मार्केटिंग सर्विसेज. मार्केटिंग सर्विसेज क्या होता है? मार्केटिंग सर्विसेज को हम मार्केटिंग फंक्शंस भी कहते हैं. मार्केटिंग सर्विसेज या मार्केटिंग फंक्शंस क्या होता है? तो सिंपली कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि कुछ इंस्टीट्यूशन और एजेंसीज परफॉर्म करती हैं प्रोडक्ट की, कमोडिटी की मार्केटिंग के लिए. ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट है, कमोडिटी, उसकी मार्केटिंग के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ को कौन परफॉर्म करता है? कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस या फिर कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसीज जो होती हैं उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती हैं. तब जाके हमारी जो कमोडिटी है उसकी मार्केटिंग प्रॉपर तरीके से हो पाती है. तो दैट इज़ रिफर्ड एज मार्केटिंग सर्विस और मार्केटिंग फंक्शन. अब वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे डिटेल देखते हैं. द मार्केटिंग सर्विसेज आर, यानी जो मार्केटिंग सर्विसेज या मार्केटिंग फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं. सिंपली यहाँ पे हम पढ़ेंगे उन एक्टिविटीज़ को कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि प्रॉपर कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई एजेंसी उन किन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है जिससे हमारी जो प्रोडक्ट होता है या कमोडिटी है उसकी क्या हो जाती है, उसकी मार्केटिंग हो जाती है. तो मार्केटिंग करने के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं? तो नंबर 1 इज़ सेलिंग. सबसे पहला होता है सेलिंग, बेचना. किसी कम्युनिटी को हम मार्केट में ले जाते हैं तो हमारा मेन पर्पस या मेन मोटिव होता है उसको सेल आउट करना. सेकंड इज़ बाइंग और असेंबलिंग. ठीक है, खरीदने वाला होता है. असेंबलिंग का मतलब होता है कम्युनिटीज़ को इकट्ठा करना, असेंबल करना, एक अलग अलग जगहों से कम्युनिटीज़ को लेकर आके एक जगह पे ग्रुप करना, उनकी असेंबलिंग करना होता है. थर्ड इज़ ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन. जब हम कोई प्रोडक्ट को सेल करते हैं, कम्युनिटी को बाय करते हैं, उस टाइम पे हम उसको ट्रांसपोर्ट भी करते हैं. क्योंकि क्या होता है कि जो हमारी जो कम्युनिटीज़ होती हैं, सारे हमारे रिसोर्स जो यूनिफॉर्मली तो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है अर्थ में. कहीं जगह पे रिसोर्स बहुत ज़्यादा हैं तो कहीं पे कुछ रिसोर्स लैक करते हैं. तो हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इसलिए बनाया गया है ताकि जो जहाँ पे रिसोर्स अवेलेबल नहीं है वहाँ पे भी लोगों को रिसोर्स अवेलेबल कराया जाए. आफ्टर दैट स्टोरेज, क्योंकि जो कमोडिटीज़ होती हैं जो हम असेंबलिंग करते हैं वो बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट में प्रोडक्ट का क्या कर देते हैं, असेंबल कर देते हैं. अब इस ह्यूज प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर के लिए क्या होता है, वेयर हाउस फैसिलिटीज़ होती हैं ताकि वहाँ पे हम उन चीज़ों को स्टोर कर सकें. और स्टोरेज में भी हमें ध्यान रखना होता है हर कम्युनिटी के अकॉर्डिंग प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशंस, वहाँ पे एक माइक्रो क्लाइमेट उनके अकॉर्डिंग सेटअप रहना चाहिए. देन फिफ्थ वन इज़ फाइनेंसिंग, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है फाइनेंसिंग. फाइनेंस का सिंपल मतलब होता है पैसा. इट इज़ अ प्रोविजन एंड मैनेजमेंट ऑफ मनी एंड क्रेडिट टू गेट गुड्स फ्रॉम द हैंड्स ऑफ प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर. ठीक है, जो प्रोड्यूसर होता है देने वाला और कंज्यूमर होता है लेने वाला. तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जो सामान जाता है, ठीक है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रोड्यूसर को क्या दें, उसके बदले कुछ पे करें, कुछ मनी दें, कुछ क्रेडिट दें ताकि वो कमोडिटी कंज्यूमर तक के पास आ जाए फ्रॉम प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जो कमोडिटी जाती है, फ्लो होती है विद द हेल्प ऑफ मनी एंड क्रेडिट. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फाइनेंसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. 6 वन है रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व. जब हम कोई न्यू स्टार्टअप करते हैं तो उसमें रिस्क रहता है कि हमने जो पैसा लगाया है वो सही जगह लगा है नहीं लगा. ठीक है, कभी कभार हम क्या करते हैं, कम्युनिटी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा व्हीकल है,
ट्रक है एक्सेट्रा, उसका कोई एक्सीडेंट तो नहीं आ गया, उसमें कुछ गैस लीकेज इस तरह का कोई एक्सीडेंटल इश्यूज़ तो नहीं है, तो रिस्क ये जो है इन्वॉल्व रहता है सारे स्टेप्स में। एंड द लास्ट वन इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारा कम्युनिटीज़ होती हैं उनका प्रॉपर स्टैंडर्ड्स होते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वो फिट है नहीं है, उसकी प्रॉपर ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग जो होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में क्या होता है कि ग्रेडिंग के टाइम पे हम क्या करते हैं कि जो साइज़ होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एप्पल्स के आपने डिफरेंट ग्रेड्स देखे होंगे, जो बड़े साइज़ के होते हैं, उसके बाद जो छोटे साइज़ के होते हैं उनको अलग सेपरेट आउट कर देते हैं, ये अलग ग्रुप में अरेंज कर देते हैं। तो इस तरह से जब हम ग्रुपिंग करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स, दैट इज रिफर्ड एज ग्रेडिंग, उनको अलग से ग्रुपिज्म कर देना। तो ये इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं जो कि मार्केटिंग के लिए नेसेसरी कंडीशंस होती हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द मार्केट एजेंसीज एंड फंक्शनरीज। अभी हमने देखा कि जो मार्केट में जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कौन परफॉर्म करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज होती हैं जो सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती हैं विच आर रिलेटेड टू द मार्केटिंग ऑफ द कम्युनिटी। उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन यूज़ होता है, जो पर्सन जो यूज़ होते हैं दे आर रिफर्ड एज मार्केट एजेंसीज एंड फंक्शनरीज। इसमें इंपॉर्टेंट आते हैं विलेज मर्चेंट। विलेज मर्चेंट जो है एकदम ग्राउंड लेवल यानी विलेज में काम करते हैं। इनको क्या होता है, ये देखते रहते हैं कि कहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है ताकि ये अपना सामान उनसे जाके खरीद सकें। जहाँ प्रोडक्शन इनको मिल जाएगा वहाँ पे ये सामान जाके बेसिक लेवल पे जाके खरीदेंगे। इसके बाद ये आगे फ्लो करते हैं इंटीनिरेंट डीलर को। इंटीनिरेंट डीलर में क्या होता है, जैसे लैक ऑफ कंपटीशन फॉर देम, इनके लिए कंपटीशन कम होता है बिकॉज इनकी जो संख्या होती है बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है, इसलिए इनको कोई कंपटीशन फेस नहीं करना होता क्योंकि विलेज वैसे ही बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे गांव होते हैं और उस गांव में इक्का दुक्का ही इंटीनिरेंट डीलर दिखाई देता है। इंटीनिरेंट डीलर भी क्या करते हैं, ये डायरेक्टली भी जाके फार्मर के प्रोड्यूस को परचेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा गाँव में क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर फार्मर होता है, उसने अपने फील्ड में वीट लगाई होती है और उसके बाद हार्वेस्टिंग करने के बाद क्या होता है, ये इंटीनिरेंट डीलर जो होते हैं उससे पहले से ही या फिर एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग उनसे जाके फार्मर के संग डील सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि आप अपना जो हार्वेस्टिंग के बाद जो भी प्रोड्यूस है उनको सेल आउट कर दें और ये फर्दर आगे सेल आउट कराएंगे और जो भी उनका प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंगली वो प्राइस जो है फार्मर को प्रोवाइड कराएगा। देन कमीशन एजेंट आते हैं, ठीक है, ये भी वही काम करते हैं, आगे जो सेल आउट करने का काम करते हैं, ठीक है। देन ब्रोकर्स, ब्रोकर्स जो होते हैं इनका मेन रोल क्या होता है, ब्रोकर्स ब्रिंग्स द बायर्स एंड सेलर्स, जो खरीदने वाला होता है बायर और जो सेलर्स होते हैं यानी बेचने वाला, तो बायर और सेलर्स को ये एक ही प्लेटफॉर्म में लाके खड़ा करते हैं, यानी ये बायर और सेलर्स के इंटरेक्शन कराते हैं, ठीक है, यानी जो सामान खरीदना चाहता है और जो सामान उस सामान को बेचना चाहते हैं उन दोनों का इंटरेक्शन कराते हैं और सिंपली उनका कम्युनिकेशन कराते हैं, बातचीत शुरू कराते हैं उन दोनों की, ठीक है। तो ब्रोकर्स जो होते हैं दे ब्रिंग द बायर एंड सेलर एट द सेम प्लेटफॉर्म, ठीक है, और सेम प्लेटफॉर्म में आके उनका कम्युनिकेशन स्टार्ट कराते हैं, जो भी प्राइस से रिलेटेड जो भी उनका डिस्कशन होता है, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट प्राइस निगोशिएशन करना उनका काम होता है, ठीक है। जब बायर और सेलर्स एक प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं तो प्राइस को निगोशिएट करने का काम करते हैं कि क्या प्राइस रहना चाहिए कम्युनिटी का, बायर कितने प्राइस पे कम्युनिटी खरीदना चाहता है, सेलर कितने प्राइस पे कम्युनिटी को बेचना चाहता है, इस तरह से प्राइस का निगोशिएशन ये लोग करते हैं। और ब्रोकर को भी इसके बदले में बेनिफिट मिलता है, दे गेट, ब्रोकर्स को जो फ़ायदा मिलता है दे इट इज़ कॉल्ड ब्रोकेज, उसको हम बोलते हैं ब्रोकेज, ब्रोकर्स गेट ब्रोकेज इन रिटर्न ऑफ दिस, ठीक है। उसके बाद आते हैं होलसेलर। होलसेलर में भी दो तरह की कैटेगरी आती हैं, कच्चा अर्थीया एंड पक्का अर्थीया। कच्चा अर्थीया जो होते हैं ये प्रोड्यूस का असेंबली के संग डील करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर मंडी होती है एक, एग्रीकल्चर मंडीज़ में क्या होता है कि अलग अलग जगहों के फार्मर्स क्या आते हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर आते हैं, ठीक है। तो कच्चा अर्थीया क्या करते हैं, उनकी असेंबली के संग डील करते हैं, ठीक है। उनकी असेंबली कैसे होगी, इनको इकट्ठा करना है, डिफरेंट फार्मर्स ला रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 5 तरह के फार्मर्स हैं जो कि गेहूं लेकर आ रहे हैं, तो ये जो कच्चा अर्थीयाज होते हैं हर एक फार्मर का जो गेहूं है उसको इकट्ठा कर देगा, मिक्स कर देगा, असेंबल कर देगा। और पक्का अर्थीया क्या करता है, डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन टू द रिटेलर, ये आगे रिटेलर को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा। कच्चा अर्थीया का काम होता है चीज़ों को
असेंबल करना, इकट्ठा करना, जबकि पक्का अर्थिया का काम होता है उसको आगे रिटेलर के पास भेजना ताकि वो आगे जो भी माल है वो आगे जाके बिक सके। ये दोनों ही क्या करते हैं, कच्चा अर्थिया हो या पक्का अर्थिया हो, लोन जो होते हैं लोन एडवांस करते हैं प्रोड्यूसर को, ठीक है, विद टर्म दैट प्रोड्यूस वुड बी सोल्ड ओनली टू दैम, कि मतलब जो प्रोडक्ट है वो उनको ही बेचा जाना चाहिए, इसके हिसाब से वो अपना लोन उनको फाइनेंस कर देते हैं। उसके बाद लास्ट में आते हैं रिटेलर्स। रिटेलर्स जो होती है लास्ट कैटेगरी होती है, आर द लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। जो सामान बेचने वाले प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर होते हैं ये इनका एक लिंक कनेक्ट कराता है रिटेलर, ठीक है। तो आज की जो हम शॉप्स देखते हैं जो सामान बेचता है फाइनली वो कौन होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, ठीक है। रिटेलर्स ने इन सारे जगहों के क्या लिया होता है, जो सारा कमोडिटी और प्रोडक्ट है वो सारा रिटेलर्स के पास रीच आउट करता है, और रिटेलर्स क्या करते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट का एक लिंक जो है क्रिएट करते हैं, और आगे जो कमोडिटी हमको प्रोवाइड की जाती है वो प्रोवाइड की जाती है थ्रू रिटेलर्स। तो ये था मार्केट सर्विस और मार्केट एजेंसीज के बारे में। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। हमारी इंडियन एग्रीकल्चर की क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हम इंडिया में रहते हैं तो हमको पता है कि हमारा जो एग्रीकल्चर की हालत है वो कैसी है। सबसे पहला तो लो लैंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। हमारी जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है, फॉर एग्जांपल हमारा ये एक लैंड है जिसमें हम एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। अब उस लैंड से कितना प्रोडक्शन हो पाता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड से कितना प्रोडक्शन जनरेट हो पाता है, दैट इज़ द प्रोडक्टिविटी। और आपने को प्रोडक्टिविटी की यूनिट पता होगा, प्रोडक्टिविटी की यूनिट होती है दैट इज़ पर्टिकुलर एरिया से कितना प्रोडक्शन हुआ है, यानी इसका जो यूनिट होता है प्रोडक्शन डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। तो प्रोडक्शन डिवाइड बाय एरिया इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी, ठीक है। जो भी प्रोडक्शन हुआ है पर यूनिट एरिया से दैट इज प्रोडक्टिविटी। तो हमारी इंडिया में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है लैंड में वो बहुत ज़्यादा कम है। आपने देखा होगा कि हम जब डिफरेंट क्रॉप्स का डेटा पढ़ते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर क्रॉप है उसका एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, उसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ है, और उसकी एट लास्ट प्रोडक्टिविटी कहाँ पर आई है, तो इन तीनों में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स होते हैं, जो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मैंगो की, ठीक है, तो मैंगो का एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ है, यूपी में है, प्रोडक्शन भी यूपी में है, लेकिन प्रोडक्टिविटी कहीं और की है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं हमारे इंडिया में फ्रूट्स में एरिया वाइज मैंगो टॉप पे है, प्रोडक्शन वाइज भी मैंगो टॉप पे है, लेकिन प्रोडक्टिविटी में अचानक से हमारा बनाना आ जाता है टॉप में। तो ये जो डेटा वेरी करता है प्रोडक्टिविटी का, वो इसलिए करता है क्योंकि प्रोडक्टिविटी इज़ द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन एंड एरिया, यानी प्रोडक्शन डिवाइड बाय एरिया का इसका फॉर्मूला बनता है। तो ये हमारी होती है प्रोडक्टिविटी। तो ये जो होती है हमारी बहुत ही लो है। इंडिया में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है लैंड की वो बहुत कम है। आफ्टर दैट लो लेबर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, लेबर्स की प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा कम है, स्लो है, ठीक है। देन अनसर्टेनिटी इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर इट इज़ वेरी अनसर्टेन, ठीक है। अनसर्टेन है इन टर्म्स ऑफ कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो हमको नहीं प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रेन की बात करें तो हमारी जो रेनफॉल होता है, आजकल जो रेन है हमारे जो इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं वो रेन फेड होती हैं। कैसी होती है, रेन फेड, यानी कि बारिश पे निर्भर करती हैं, बारिश के पानी पे ही निर्भर करती हैं। तो क्योंकि रेन, और आजकल क्या है रेन भी जो होती है कैसी हो गई है, अनसर्टेन हो गई है, इरेटिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है वाटर का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस का मतलब होता है अपने खुद के वेलफेयर के लिए। जो फार्मर होता है वो एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी परफॉर्म करता है वो तो अपनी खुद की फैमिली की नीड को सस्टेन करने के लिए करता है, फैमिली नीड्स को सस्टेन करने के लिए करता है, फैमिली नीड्स को सस्टेन करा जाता है। यानी फार्मर जो होता है अपनी खुद की फैमिली, अपने खुद के परिवार के पालन पोषण के लिए ही एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारी इंडियन एग्रीकल्चर की। हमारी इंडियन एग्रीकल्चर कैसा है, सबसिस्टेंस फार्मिंग। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट इज़ प्रिविलेंस ऑफ फूड ग्रेन। फूड ग्रेन्स का जहाँ पे यहाँ पे ज़्यादा महत्व दिया गया है। फूड ग्रेन्स क्या होते हैं, फूड ग्रेन्स में किस तरह के क्रॉप्स को इंक्लूड करा जाता है, तो फूड ग्रेन में दो तरह के क्रॉप्स को इंक्लूड करा जाता है। नंबर वन इज़ सीरियल्स, जो भी हमारे अनाज होते हैं, एंड द अदर वन इज़ पल्सेस, जो हमारी दलहन फसलें होती हैं। सीरियल्स के एग्जांपल आते हैं जैसे राइस, व्हीट, बार्ले, ओट, ये सब हमारे सीरियल्स होते हैं, अनाज होते हैं। मेज़ हो गया, मक्का।
पल्सेस में जो हमारी दालें होती हैं, यू ऑल नो, जैसे चना हो गया, चिकपी, पिजन पी, ठीक है, अरहर की दाल, ठीक है, मटर, ये सारे जो कम्युनिटीज़ हैं, आई मीन ये जो होते हैं सीरियल्स प्लस पल्सेस, ये मिलके हमारा फूड ग्रेन बनता है। उसके बाद ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन स्टिल प्रैक्टिस, हमारे इंडिया में स्टिल मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो तो वर्क कर ही रही हैं, लेकिन अभी भी जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं वो अभी भी स्टिल फॉलो होते आ रहे हैं। देन पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड, पॉपुलेशन का बहुत प्रेशर रहता है एग्रीकल्चर लैंड में। जैसे आपको पता है कि लैंड कैसी लैंड जो है ये एक तरह का फिक्स्ड फैक्टर है, लैंड जो है फिक्स्ड है, लेकिन जो आजकल आपको पता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है, तो व्हाट वी वांट कि जो पर्टिकुलर लैंड है एग्रीकल्चर की, उसी से हमारी जो है, उसी से हम इतना प्रोड्यूस करें कि हमारी जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है वो उसको भरपेट खाना मिल जाए, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी लैंड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, जो कि हमारी कैसी है, कम है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम है और प्रेशर जो है पॉपुलेशन की तरफ से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये भी करेक्टर है। देन लेबर डोमिनेंस है, हमारे यहाँ जो लेबर रहते हैं वो क्या करते हैं, डोमिनेंस शो करते हैं, क्योंकि अब मोस्ट ऑफ द जो वर्क है अभी हम मैकेनाइज नहीं हो चुके हैं अच्छे से, मशीन्स के ऊपर डिपेंड नहीं है, अभी भी स्टिल हमारे जो बहुत सारी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ वो लेबर के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। देन स्मॉल होल्डिंग्स इन द इंडिया, फार्मर्स के पास जो लैंड होल्डिंग है वो बहुत कम है। तो अभी हम देखेंगे कि इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के फार्मर्स होते हैं, कुछ तो बहुत अमीर होते हैं, लार्ज फार्मर जिनको बोलते हैं, कुछ मीडियम टाइप के होते हैं और कुछ होते हैं स्मॉल, और सबसे छोटे लेवल के फार्मर जो होते हैं, स्मॉल से भी छोटा जो होता है, दैट इज़ मार्जिनल फार्मर्स की जो परसेंटेज है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा है, अधिक मात्रा है इनकी। मार्जिनल फार्मर्स जो है हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा पाए गए, मतलब स्मॉल से भी छोटा लेवल इनका होता है मार्जिनल फार्मर्स का। और प्लस इनके पास जो लैंड होल्डिंग्स है, ज़मीन भी कैसी होती है, बहुत छोटी होती है इनके पास, ठीक है, ये बताया गया है। देन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसे बहुत ज़्यादा अनइवन है, लैंड जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे देन नेक्स्ट इज मिक्स्ड फार्मिंग, इंडिया में मिक्स्ड फार्मिंग परफॉर्म की जाती है। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब होता है कि हम एक पर्टिकुलर लैंड में मिक्स्ड फार्मिंग करते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब सिर्फ क्रॉप से रिलेटेड नहीं है, मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब है कि कुछ एरिया में हमने क्रॉप्स को कल्टीवेट करा है, कुछ एरिया में हमने क्या करा है, लाइफ स्टॉक लगा रखे हैं, एनिमल्स को रियर कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ एरिया में हमने फिशिंग लगा रखी है, कुछ एरिया में हमने पोल्ट्री रख रखा है। तो इस तरह से एक ही लैंड में हमने डिफरेंट इंटरप्राइजेस को सेट कर रखा है, दैट इज़ रिफर्ड एज मिक्स्ड फार्मिंग। और इंडिया में ज़्यादातर किसान क्या करते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग करते हैं, ठीक है, अपने एक छोटे से लैंड में क्रॉप्स भी लगा लेंगे, लाइफ स्टॉक को भी रियर कर लेते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को वो परफॉर्म करते हैं। हनी बी ठीक है, बी कीपिंग कर देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं। तो ये होता है मिक्स्ड फार्मिंग। दैन रीजनल स्पेशलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स, रीजनल स्पेशलाइजेशन ऑफ क्रॉप का मतलब क्या होता है कि हमारा जो इंडिया है, आपको पता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, हमारा जो इंडिया का मैप है, ठीक है, इस तरह से कुछ होता है, मैंने एग्जैक्ट तो नहीं बनाया, बट जैसे इंडिया का जो मैप होता है उसमें आपको पता होगा कि जो नॉर्थ एरिया होता है हमारा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये कैसे रीजन में आएगा, टेम्परेट एरिया में आ जाता है, ये हमारा टेम्परेट रीजन है। तो टेम्परेट रीजन होने के कारण यहाँ का जो मौसम है किन क्रॉप्स के लिए सूटेबल है, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे टेम्परेट फ्रूट्स में एप्पल, पीच, पियर, तो ये यहाँ पे होते हैं ग्रो। अगर हम नीचे आ जाते हैं, थोड़े से वेस्ट में चले जाओ, राजस्थान है यहाँ पे, गुजरात है, इस तरह की जो क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पे है, ये किसके लिए होती हैं, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स। ऑयल सीड के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी अच्छी रहती हैं, ठीक है। और नीचे साउथ में क्या होता है कि अलग क्रॉप्स ग्रो होते हैं, जैसे साउथ में अगर हम चले जाएं तो साउथ में बनाना, टैपियोका, इस टाइप के प्लांटेशन क्रॉप्स जो होते हैं, रबर, टी, कॉफ़ी, कोकोनट, टी तो असम में होती है, वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में आ जाती है। तो ये होता है रीजनल स्पेशलाइजेशन ऑफ क्रॉप, कि हमारी जो इंडिया है वहाँ पे हर एक रीजन के लिए स्पेशलाइज क्रॉप होती है, तो हम अपने उसके अकॉर्डिंग भी कल्टीवेशन जो है फार्मिंग करते हैं। एंड द लास्ट इज डिपेंडेंस ऑन मानसून, ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारी इंडिया में मोस्ट ऑफ द जो फार्मिंग होती है वो कैसी होती है, रेन फेड होती है। कैसी है, रेन फेड फार्मिंग है। और रेन फेड का मतलब है कि वो रेन यानी बारिश पे निर्भर है। और हमारे यहाँ जो बारिश आती है वो मानसून से आती है। आपको पता होगा 2 तरह के मानसून होते हैं, ठीक है। हमारा जो नॉर्थ इंडिया रहता है, मोस्टली जो नॉर्थ इंडिया के लोग होते हैं, वहाँ पे जो मानसून आता है वो कैसा होता है, साउथ वेस्ट मानसून होता है। कैसा होता है, साउथ वेस्ट मानसून। तो साउथ वेस्ट मानसून जब आता है, ये आता है हमारा
जुलाई से शुरू होता है, जून से लेकर अगस्त तक का टाइम पीरियड रहता है इसका, ठीक है। जून से लेकर अगस्त तक जो भी रेनफॉल होती है नॉर्थ इंडियन कंडीशंस में वो साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू होती है। तो हमारा जो एग्रीकल्चर है वो मानसून पे बहुत ज़्यादा निर्भर है, रेनफेड एग्रीकल्चर परफॉर्म करता है। आगे आता है प्रॉब्लम्स क्या हैं हमारे एग्रीकल्चर की कैरेक्टर्स, जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसकी क्या क्या कैरेक्टर है वो हमने देखा, लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं उनको देखते हैं। प्रॉब्लम्स जो मेनली हैं, फर्स्ट वन है अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है। मानसून पे निर्भर कर रहे हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं है, और अगर बारिश भी होती है सपोज़ तो भी अनसर्टेन है। मतलब आजकल आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग इतना हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। जैसे जाड़ों में जो बारिश आती है नॉर्थ में वो आती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के थ्रू। तो आजकल ये सारी जो पूरी हमारी साइकिल है, वाटर साइकिल, वो डिस्टर्ब हो चुकी है। तो जिसकी वजह से हमारी जो रेनफॉल है वो कैसी हो गई, अनसर्टेन है। कभी आती है तो नहीं आती, और कभी आ गई तो आ गई, लेकिन आती है तो अनसर्टेन रहती है, कोई फिक्स टाइम पीरियड अब नहीं रहा है। और जितनी भी आती होता क्या है, कभी कभार की बहुत सारी बारिश एक बार में आ जाती है, उसके बाद सूखा पड़ जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती है, और ये सारी प्रॉब्लम्स फिर इरिगेशन को अफेक्ट कर देती हैं। देन नेक्स्ट है एक्सेस पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर। ये तो हमने ऊपर भी डिस्कस करा था कि हमारा जो लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड, वो बहुत लिमिटेड है हमारे पास, लेकिन क्या हो रहा है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो एकदम सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ कर जा रही है एट हायर रेट, तो जिसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर लैंड पे प्रेशर बिल्डअप हो गया है। थर्ड है फॉल्टी लैंड ओनरशिप। लैंड ओनरशिप जो होती है बहुत ज़्यादा फॉल्टी होती है। देन अनइवन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी क्लियर हो गया। स्मॉलर लैंड होल्डिंग्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स ज़्यादा हैं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो है हमारे इंडिया में ज़्यादा हैं, तो लैंड होल्डिंग भी क्या है एग्रीकल्चर के लिए बहुत कम है। डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, यानी लैंड जो है फर्दर क्या है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट है, स्कैटर्ड है। लैंड कैसा है, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेवेंथ वन इज़ लो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा अभी भी हमारे स्टेट में लो है। नो डाउट कि बहुत सारा हमारा जो सिक्किम है, आपको पता होगा हमारा जो सिक्किम है ये फुली ऑर्गेनिक स्टेट डेवलप हो चुका है, ऑर्गेनिक स्टेट ये डेवलप हो चुका है। कुछ स्टेट्स हैं लाइक फर्स्ट फॉर एग्जांपल उत्तराखंड, अनदर एग्जांपल ऑफ, ठीक है। इसके अलावा लक्षद्वीप भी अब डेवलप होने जा रहा है। लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप हमारी यूटी है, यूनियन टेरिटरी, ये भी हमारी क्या है, एक ऑर्गेनिक स्टेट के अंदर, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के अंदर एंटर करती जा रही है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन स्टिल अगर ऑल ओवर इंडिया देखें तो हमारी जो सॉइल फर्टिलिटी है वो उसका स्टेटस अभी भी कैसा है, कम है। नेचुरल हजार्ड्स भी आते रहते हैं, भूकंप ये वगैरह जो होते हैं, भूकंप, अर्थक्वेक, फ्लड, ड्राउट हो जाता है, ठीक है। तो सारे एक्टिविटीज़ भी क्या करते हैं, एग्रीकल्चर को इफेक्ट करते हैं बहुत ड्रास्टिकली, बुरी तरीके से। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, टोटल 28 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो वन बाय वन देखते रहते हैं। लैक ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। फार्मिंग जो हमारे किसान करते हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती है कि कैसे चीज़ों को यूज़ करना है, कैसे फर्टिलाइजर्स केमिकल्स को यूज़ करना है, कितना डोज डालना है। देन लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द फार्मर्स का प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहता है। लैक ऑफ कैपिटल, हमारे जो फार्मर्स हैं ये बेसिक रीज़न है इनका कि हमारे एग्रीकल्चर की मेन जो प्रॉब्लम है वही है लैक ऑफ कैपिटल। हमारे जो फार्मर्स हैं वो कैसे, मैंने बताया कि स्मॉल फार्मर्स हैं और मार्जिनल फार्मर्स हैं। जनरली जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं इनके पास ज़मीन बहुत कम होती है और ये पुअर फार्मर की कैटेगरीज में इंक्लूड होते हैं। इनके पास कैपिटल नहीं होता, इसलिए क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, और फिर आपको पता है न्यूज़ में आप देखते रहते हो बहुत सारे जो किसान होते हैं बैंक का लोन नहीं चुका पाते, वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इंडियन एग्रीकल्चर में इंडिया है वो फेस कर रहा है एग्रीकल्चर में। देन इनडेप्टनेस ऑफ इंडियन फार्मर, ठीक है, वही जो लोन ले लेते हैं फिर चुका नहीं पाते। देन लैक ऑफ सुटेबल एंड प्रॉपर सीड्स की जो है बहुत ज़्यादा कमी है, जो एकदम अच्छे क्वालिटी के सीड्स हैं वो फार्मर्स को नहीं अवेलेबल हो पाते हैं। देन लैक ऑफ मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, मेन्योर फर्टिलाइज़र की भी कमी है, लेकिन अब तो फिर भी ये स्टेटस जो है थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि फार्मर्स को क्या है प्रॉपर सब्सिडी भी प्रोवाइड की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता हो सॉइल हेल्थ कार्ड है, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम है। जिसे परंपरागत कृषि विकास योजना है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग है तो वहाँ पे मेन्योर्स तो प्रोवाइड होती है। तो कुछ स्कीम्स आ चुकी हैं आज इंडिया में जो कि इन सारी प्रॉब्लम्स को डील आउट करने के लिए हैं। देन लैक ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, अभी भी हमारे जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं वो नहीं आए हैं। अभी भी हम किस पे डिपेंड करते हैं, अपने ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स पे डिपेंड करते हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल सिस्टम है उस पर निर्भर कर रहे हैं।
देन लैक ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक्स की कमी है, एंड लैक ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, एग्रीकल्चर पर रिसर्च बहुत ही जो है अभी भी स्टिल उसका लेवल बहुत कम है, लैक है। लैक ऑफ प्रॉपर एग्रीकल्चर प्लानिंग, फॉल्टी एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम, एक ये भी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये हमारे एग्रीकल्चर का। बहुत ही जो स्लो डाउन है वो इसलिए है क्योंकि प्रॉपर मार्केटिंग नहीं हो पाती है। अभी आपको पता होगा फार्मर्स जो क्या करते हैं, अपना सारा प्रोड्यूस लेके मंडी में चले जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे उनके जो प्राइस है उनके संग क्या होता है, उनको प्रॉपर प्राइस नहीं मिल पाती है, उनके संग क्या होता है, गलत हो जाता है। तो इससे बचने के लिए जो हमारी सरकार है उसने MSP स्टार्ट करा है, मीडियम सपोर्ट प्राइस, इस टाइप का कुछ स्टार्ट करा है। देन अप्स एंड डाउन्स इन एग्रीकल्चर प्राइजेस, एग्रीकल्चर के प्राइजेस क्या है, फिक्स नहीं रहते, फ्लक्चुएट होते रहते हैं। हर कोई अपने हिसाब से अपनी मनमानी से कोई ना कोई प्राइस फिक्स करते थे, कभी प्राइस लो हो जाते हैं, कभी एकदम से बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। देन लैक ऑफ टाइमली पेमेंट टू द केन प्रोड्यूसर, ठीक है, जो गन्ना उगाने वाले किसान होते हैं उनका भी बहुत इसमें क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है उनके साथ भी। लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन स्टिल अभी भी कम है एग्रीकल्चर में, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो स्टोरेज नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से वो सड़ जाता है। कम्युनिकेशन की कमी है, ठीक है, लेकिन अभी भी इसको डील आउट करने के लिए फिर भी हमारे इंडिया में क्या स्टार्ट हो गए हैं, KV के स्टार्ट कर दिए गए हैं, ठीक है, किसान कॉल सेंटर KCC बन चुके हैं। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं हमारे इंडिया में जो अब कम्युनिकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन स्टिल जो कम्युनिकेशन का लेवल है अभी वो इतना इंक्रीज नहीं हुआ है एग्रीकल्चर में। देन लैक ऑफ कोल्ड स्टोर्स एंड गोडाउन्स, ठीक है, यानी कोल्ड स्टोर और गोडाउन की जो फैसिलिटी है, यानी इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से, इंग्लिश में बोलते हैं वेयर हाउस की फैसिलिटी अभी भी बहुत कम है। लैक ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट्स बहुत कम है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फ्रूट्स हैं, फॉर एग्जांपल गुआवा है, गुआवा का प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन उसकी प्रोसेसिंग की एक प्रॉपर यूनिट हमारे इंडिया में सेटअप नहीं है। जैसे गुआवा में पैक्टिन रिच होता है, तो पैक्टिन रिच फ्रूट्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं, जेली की प्रोसेसिंग में यूज़ कर देते हैं, उनको जेली बना देने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जेली बनाने के लिए जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसकी कमी है हमारे यहाँ। इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल, फ्यूल्स की कमी है। देन हाईली प्रोडक्टिव एनिमल्स भी हमारे यहाँ कम है, ठीक है, हमारे जो इंडिजिनियस जानवर होते हैं, इंडिजिनियस जो होते हैं लाइफ स्टॉक, उन पर निर्भर करता है, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी कम है। इरेशनल व्यूज़ ऑफ द फार्मर्स के व्यूज़ अलग अलग आते हैं। डिपेंडेंसी ऑन फेट बाय द फार्मर्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं हमारे इंडिया में, लेकिन आज के डेट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्टिल अभी ओवरकम की गई हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया है। अब आगे चलते हैं इकोनॉमिक होल्डिंग पे। द साइज ऑफ होल्डिंग विच प्रोवाइड फुल एम्प्लॉयमेंट टू द फार्मर फैमिली एंड प्रोवाइड्स अ रीजनल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज टर्म्ड एज इकोनॉमिक होल्डिंग। इकोनॉमिक होल्डिंग का मतलब होता है कि फार्मर के पास जो ज़मीन है, साइज ऑफ होल्डिंग है उसके पास, जिसमें फार्मर की फैमिली रह सकती है और अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकती है। फार्मर क्या करता है, फार्मर के पास जो ज़मीन होती है उसमें खेती करता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है अपनी पर्टिकुलर उस लैंड में, और अपनी फैमिली की नीड को सस्टेन करने का काम करता है। तो इस तरह की जो एक्टिविटी है दैट इज़ रिफर्ड एज इकोनॉमिक होल्डिंग। तो इकोनॉमिक होल्डिंग क्या है, साइज ऑफ होल्डिंग है, ज़मीन का टुकड़ा है जो कि फार्मर्स के पास होता है जिससे वो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक होल्डिंग। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल लैंड रिफॉर्म कमेटी, तो सेंट्रल रिफॉर्म कमेटी के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक होल्डिंग होती है इंडिया में वो 5 तरीके से डिवाइडेड है, ठीक है, मतलब उसमें नॉट 5 तरीके, मतलब 5 टाइप में नहीं, हैविंग 5 मेंबर्स में 5 तरह के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल आता है हमारा जो 3 है, दैट इज़ 10 हेक्टेयर लैंड, 10 एकड़, फिर 27 एकड़, देन 54 एकड़। तो 10 एकड़ का मतलब होता है 10 हेक्टेयर, मतलब 4 हेक्टेयर लैंड जो है वो यहाँ पे इरीगेटेड लैंड में आता था हमारा। देन कुछ एरिया जो है 10.9 हेक्टेयर ये हमारा पार्शली इरीगेटेड लैंड है, और 21.85 लैंड जो है हमारा वो नॉन इरीगेटेड लैंड में आता है, ठीक है। ये डेटा जो है थोड़ा सा ओल्ड है, पुराना डेटा है, लेकिन अब जो उसका जो अभी 2018-19 का जो एडवांस एस्टिमेट आया है उसमें थोड़ा सा डेटा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो न्यू डेटा है उसको रेफ़र करें,
ये थोड़ा सा ओल्ड है, न्यू डेटा भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, जो तुम्हारा थर्ड एडवांस एस्टिमेट आता है उसमें पूरा मेंशन रहता है कि हमारा इंडिया का कल्टिवेबल जो लैंड है वो कितना है, नेट सोन एरिया कितना है, इरिगेटेड कितना है और पार्शली इरिगेट कितना है, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मेंशन है। जैसे अगर हम इरिगेटेड लैंड की बात करें तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया के कौन सा स्टेट जो है जिसका इरिगेटेड एरिया ज़्यादा है, कौन सा ऐसा इंडियन स्टेट है जिसका इरिगेटेड एरिया ज़्यादा है, दैट इज़ पंजाब। ठीक है, पंजाब में इरिगेटेड एरिया जो है ज़्यादा है, पंजाब जो है टॉप करता है इरिगेटेड एरिया में। ठीक है, आफ्टर दैट पंजाब के बाद आता है हमारा, पंजाब के बाद आता है हमारा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। ठीक है, पंजाब टॉप में है, सेकंड हरियाणा है। ठीक है, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमको देखना है डिफरेंट टाइप्स के फार्मर्स कौन कौन से होते हैं। जो मैं आपको बता रही थी, मार्जिनल फार्मर होता है सबसे छोटा किसान। तो मार्जिनल फार्मर्स कौन होते हैं, स्मॉल फार्मर्स कौन होते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर लेबर्स क्या होता है। मार्जिनल फार्मर्स, सच फार्मर्स who have less than 1 hectare अनइरीगेटेड लैंड आर कॉल्ड मार्जिनल फार्मर्स। तो मार्जिनल फार्मर्स के पास कैसी ज़मीन होती है, 1 हेक्टेयर से कम होती है, और जो भी होती है वो कैसी अनइरीगेटेड है, उसमें कोई इरीगेशन की फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, याद रखना 1 हेक्टेयर से कम है और अनइरीगेटेड ज़मीन जो होती है वो मार्जिनल फार्मर के पास होती है। ठीक है, मार्जिनल फार्मर्स जो होते हैं हमारी दुनिया में, मतलब हमारी इंडिया में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा होते हैं। टोटल फार्मर्स का 51% जो है हमारे इंडिया में मार्जिनल फार्मर्स रहते हैं। स्मॉल फार्मर्स आर सच फार्मर्स हु हैज़ 1 to 2 हेक्टेयर लैंड एंड इट इज़ अनइरीगेटेड। ठीक है, तो मार्जिनल फार्मर तो बहुत ही पुअर हो गए, इनसे थोड़ा सा अमीर होते हैं स्मॉल फार्मर। इनकी ज़मीन थोड़ी ज़्यादा है, 1 से 2 हेक्टेयर है तो ये भी अनइरीगेटेड ही, लेकिन ज़मीन का जो अमाउंट है वो बढ़ गया है, 1 से 2 हेक्टेयर पहुंच गए। इस तरह के जो किसान हैं हमारे इंडिया में थोड़े कम है, क्योंकि थोड़े अमीर हो गए तो अब कम हो जाएंगे, 19% होते हैं। ठीक है, अच्छी चीज़ जो है उसका परसेंटेज कम हो जाता है। ठीक है, गरीबी इंडिया में पॉवर्टी थोड़ी ज़्यादा है तो मार्जिनल किसान ज़्यादा हैं, 51% हैं, और जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो 19% हैं। एग्रीकल्चर लेबर्स कौन होते हैं, सच फार्मर्स आर लैंडलेस, इनके पास ज़मीन नहीं होती, लैंडलेस होते हैं। दे हैविंग नो एनी लैंडेड प्रॉपर्टी, इनकी कोई लैंड प्रॉपर्टी नहीं होती। तो एग्रीकल्चर लेबर करते क्या हैं, इनकी खुद की ज़मीन नहीं होती, तो ये दूसरों के फार्मर्स में, जो स्पेशली जो लार्ज फार्मर्स होते हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर लैंड होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं लार्ज फार्मर्स। बहुत अमीर होते हैं लार्ज फार्मर्स, इनके पास क्या होता है 10 हेक्टेयर की ज़मीन होती है, वो भी इरीगेटेड होती है। अगर अनइरीगेटेड भी है तो नो प्रॉब्लम, तो 10 हेक्टेयर की ज़मीन उनके पास होती है। तो अब उनको क्या होता है, लार्ज फार्मर्स को चाहिए उनके वहाँ पे कोई लेबर है, तो ये एग्रीकल्चर लेबर्स जनरली ये इनको हायर करते हैं। ठीक है, जो लार्ज फार्मर्स होते हैं ये एग्रीकल्चर लेबर्स को हायर करते हैं, ये उनकी ज़मीन पर अपना काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर लेबर के पास खुद की ज़मीन नहीं होती है तो दूसरों की ज़मीन पे ये काम करते हैं, ये होता है एग्रीकल्चर लेबर्स। तो इनमें जो मार्जिनल फार्मर्स हैं आपको पता होना चाहिए इनकी लैंड होल्डिंग कितनी है, लेस देन 1 हेक्टेयर, स्मॉल फार्मर्स की 1 to 2 हेक्टेयर, और लार्ज फार्मर्स की 10 हेक्टेयर से ज़्यादा होता है। इनके बीच में और भी डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, उनको फिर कभी डिस्कस करेंगे। आगे हमको पढ़ना है एग्रीकल्चर प्राइस के बारे में। इन एग्रीकल्चर सेक्टर कंडीशंस ऑफ परफेक्ट मार्केट आर मोर प्रिवलेंट दैन एनी अदर मार्केट। इंडियन एग्रीकल्चर में जो मार्केट है वो एक तरह का परफेक्ट मार्केट है। अब परफेक्ट मार्केट क्या होता है, परफेक्ट मार्केट की 4 कंडीशंस होती हैं। कोई भी मार्केट को हम परफेक्ट मार्केट तभी बोलेंगे जब उसने 4 क्राइटेरिया को फुलफिल करा हो। फर्स्ट इज लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स, खरीदने वाले और बेचने वालों की संख्या वहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो परफेक्ट के अंदर आएगा। सेकेंड है प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय ऑल द सेलर्स इज होमोजीनियस, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो भी प्रोडक्ट वो बेचने वाला प्रोड्यूस कर रहा है वो होमोजीनियस होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो खरीदने वाले वो बायर, यानी बायर और सेलर्स का नंबर ज़्यादा होना चाहिए। प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं वहाँ पे उसका प्रोडक्ट होमोजीनियस रहना चाहिए। थर्ड आता है बोथ सेलर्स एंड बायर्स हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्राइजेस, दोनों को प्राइजेस की नॉलेज होनी चाहिए, बायर को भी और सेलर को भी। उसके बाद आता है फोर्थ क्राइटेरिया है नो लीगल और इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस ऑन बायर एंड सेलर। बायर और सेलर के ऊपर कोई भी लीगल इंस्टीट्यूशन मतलब लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सिंपली मतलब है कि कोई भी गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सिंपल ये 4 क्राइटेरिया अगर किसी मार्केट में फुलफिल होते हैं दैट इज़ द परफेक्ट मार्केट। फॉर एग्जांपल ये हमारा इतना बड़ा मार्केट है, ठीक है, यहाँ पे ये रोड जा रही है और यहाँ पे ये भी रोड जा रही है, और यहाँ पे डिफरेंट शॉप्स हैं।
तो अब परफेक्ट मार्केट में है कि खरीदने वाले और बेचने वाले ज़्यादा हैं, प्लस जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस। फॉर एग्जांपल ये वाला जो एरिया है यहाँ पे वेजिटेबल मार्केट है, सिर्फ वेजिटेबल्स मिलेंगी, होमोजीनियस है। यहाँ पे जो मार्केट है ये ड्राई फ्रूट्स का मार्केट हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो मार्केट है यहाँ पे फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स की शॉप्स रहेंगी। यहाँ पे जो मार्केट है वहाँ पे सपोज़ जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, जो एग्रीकल्चर के लिए इम्प्लीमेंट्स यूज़ होते हैं, ठीक है, इरिगेशन पम्प्स वगैरह, ठीक है, ये सब टाइप के टूल्स अवेलेबल होंगे। तो मार्केट में जब हम पर्टिकुलर एरिया में एक ही तरीके का सामान रखते हैं वो होता है हमारा होमोजीनियस, ठीक है। इस साइड आओगे तो आपको सिर्फ पेस्टिसाइड ही मिलेंगे, इस साइड जाओगे तो आपको सिर्फ अलग टाइप का सामान, इस वाले मार्केट में जाओगे इतने बड़े में एरिया में, यहाँ पे आपको सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड वेजिटेबल्स ये सब मिलेगा। तो ये होता है होमोजीनियस, ठीक है। उसके बाद जब भी आप सामान खरीदने जाओगे तो आपको प्राइस की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर मैं ये टूल खरीदने जा रही हूँ एग्रीकल्चर के लिए, पर्टिकुलर एक इरिगेशन टूल खरीदने जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम ड्रिप इरिगेशन का पूरा सिस्टम खरीदने जा रहे हैं, तो उसका पूरा प्राइस क्या बैठेगा, तो आपको भी प्राइस की नॉलेज होनी चाहिए, जो बेच रहा है वहाँ पर भी उनको भी पता होना चाहिए, ठीक है। और आपके ऊपर कोई गवर्नमेंट की लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं, आप फ्री हो, कहीं भी किसी मार्केट में आप एंटर कर सकते हो। तो ये चारों जो कंडीशंस होती हैं ये हमारे परफेक्ट मार्केट की कंडीशंस होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि परफेक्ट मार्केट की कंडीशंस कितनी है, 4 कंडीशंस है, कौन कौन सी हैं वो बताओ, तो आपको ये सब पॉइंट्स वहाँ पे लिखना होगा। अब ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा अगर हम करते हैं वो हमारा बन जाएगा इम्परफेक्ट मार्केट, ठीक है। ऐसा मार्केट जहाँ पे हमारे सेलर्स और बायर्स ज़्यादा नहीं होते हैं, प्रोडक्ट भी हमारा हेट्रोजीनियस होगा, प्राइस की कोई नॉलेज नहीं होगी और गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शंस भी इन्वॉल्व होगा, तो वो मार्केट कहलाएगा इम्परफेक्ट मार्केट। यू कैन सिंपली से दैट जो हमने 4 पॉइंट पढ़े इनका जस्ट आपको अपोजिट करना है, ठीक है। ये जो 4 कंडीशंस हैं ये परफेक्ट मार्केट की, इनका अगर अपोजिट करो तो इम्परफेक्ट मार्केट बन जाएगा। अब इम्परफेक्ट मार्केट के कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं, इम्परफेक्ट मार्केट में हमको डिफरेंट पढ़ने हैं, जैसे मोनोपोलिस्टिक क्या होता है, ओलिगोपोली, मोनोपोली, इनके बारे में पढ़ना है। तो इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोपोली के बारे में, देन ओलिगोपोली एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नाउ व्हाट इज मोनोपोली। मोनोपोली जो शब्द है 2 वर्ड से बना है, मोनो प्लस पॉली। मोनो का मतलब होता है सिंगल और पॉली मीन्स होता है सेलर। मीन्स मोनोपोली के जो वर्ड है उसका मतलब होता है मोनोपोली इज अ टाइप ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट इन विच देयर इज ओनली वन सेलर और प्रोड्यूसर। एक ऐसा मार्केट जिसको सिर्फ एक ही सेलर कंट्रोल करता है। द मार्केट विच इज कंट्रोल्ड बाय ओनली वन सेलर और वन प्रोड्यूसर, दैट इज रिफर्ड एज मोनोपोली, ठीक है। तो मोनोपोली में क्या होता है, इसमें जो प्राइस होते हैं वो एक सिंगल सेलर है, क्योंकि एक ही बेचने वाला है तो वही प्राइस को यहाँ पे डिसाइड करता है, ठीक है। और इसके में क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखी गई है, दैट इज़ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज़ अ कंडीशन इन विच, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसी कंडीशन होती है, सपोज यहाँ एग्जाम्पल के समझते हैं कि एक सिंगल सेलर है, ये एक सेलर है और उसके पास एक कमोडिटी है, फॉर एग्जांपल इसके साइड कोई पेस्टिसाइड बेच रहा है ये। अब इससे एक कंज्यूमर जब खरीदना आया उसने इसको जो पेस्टिसाइड बैग था वो 50 रुपीज़ का बेचा, उसकी प्राइस लगाए 50 रुपीज़। वहीं पे अगर कंज्यूमर 2 आता है उसके प्राइस अब उन्होंने बढ़ा दिए 75, और थर्ड कस्टमर जब आता है उसके प्राइस अगेन कुछ लगा दिए 55। तो एक ही कमोडिटी एक ही है, एक ही सामान का जब अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस लिया जाता है, दैट कंडीशन इज़ नोन एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और मोनोपोली मार्केट के अंदर ये कंडीशन बहुत ज़्यादा देखी गई है कि मोनोपोली मार्केट में एक ही सेलर होता है तो वो क्या कर सकता है, अपने जो प्राइस होता है वो किसी के लिए भी कम ज़्यादा कर सकता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में भी 2 वर्ड्स हैं, ओलिगो एंड पॉली। ओलिगो माने होता है फ्यू यानी कम, और पॉली माने होता है सेलर्स, यानी एक ऐसा मार्केट जहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं कमोडिटी को बेचने के लिए, दैट कंडीशन इज कॉल्ड ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मीन्स फ्यू सेलर्स डीलिंग इन होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट इन स्मॉल and compete interdependence among the sellers with regards of their price output policy। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें जिसमें फ्यू सेलर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़ हैं, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट कंपनीज रन कर रही हैं आज के में मार्केट में। फॉर एग्जांपल रिलायंस नंबर 1 है,
ठीक है। इसके अलावा आती है एयरटेल और रिलायंस एयरटेल एंड वीआई, ठीक है, जो वोडाफोन आइडिया का मर्ज होके बना है वीआई। तो आज की डेट में इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन के मार्केट में ये तीनों जो हैं इन्होंने अपनी अपनी एक अलग से मतलब ब्रांच बना रखी है टेलीकम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो टेलीकम्युनिकेशन में ये हमारे सेलर्स हैं, रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गया, वीआई, ये क्या है, फ्यू सेलर्स हो गए। और ये क्या कर, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो एक ही टाइप का प्रोडक्ट होता है, लेकिन इनका फ़र्क कहाँ पर आता है, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या देखी गई, इंटरडिपेंडेंसी देखी गई है। अब होता क्या है, जैसे रिलायंस है, रिलायंस, एयरटेल और वीआई, ये तीनों आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंस हैं। इनमें क्या है, इंटरडिपेंडेंसी है, यानी सब एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। होता क्या है कि फॉर एग्जांपल जैसे रिलायंस है, रिलायंस ने जियो चलाया है, जियो मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है। तो उसमें अगर वो कोई भी कुछ भी चेंजेस करते हैं अपने इम्प्रूव, उसको अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए कोई चेंज करता है, तो वही सेम पैटर्न का चेंज जो है दूसरी कंपनी जो होती है एयरटेल, वो भी अपने स्ट्रैटेजी में कुछ उसके अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे, ठीक है। दैन जो तीसरी कंपनी है वीआई की, वो भी अपने इन सब के अकॉर्डिंग क्या करेगी, अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसमें थोड़े ऐसे चेंजेस करेगी ताकि वो अपनी कंपनी को बूस्ट करे, ठीक है। तो तीनों कंपनी जब कुछ ना कुछ चेंज करते हैं अपने कंपनी को, अपने प्रॉफिट को बूस्टअप करने के लिए, तो ये जो है बाकी की कंपनी भी उनकी देखा देखी कुछ ना कुछ अपने उसमें भी सुधार करते हैं ताकि लोग हमें हमारा सामान परचेस करें, हमको भी हमारा जो प्रॉफिट है वो बूस्टअप हो जाए। तो ये सब होता है इंटरडिपेंडेंसी के कारण। उसके बाद हमारा यहाँ पे लास्ट आता है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। मोनोपोलिस्टिक में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, जो खरीदने वाला होता है, कंज्यूमर्स ज़्यादा होते हैं, प्लस यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, बेचने वाला भी ज़्यादा होता है। यानी जो सेलर है, जो सामान बेचेगा, प्रोड्यूसर है, वो भी ज़्यादा होते हैं, और सामान खरीदने वाले जो बायर या कंज्यूमर हैं वो भी यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बायर और सेलर्स का नंबर ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये जो क्या करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है मैनी प्रोड्यूसर्स जो हैं सेलर, यानी प्रोड्यूसर को कौन बोलते हैं, प्रोड्यूसर को हम बोलते हैं सेलर। तो यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बट ईच प्रोडक्ट एंड सेल्स डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है, देखो अभी हमने पढ़ा था परफेक्ट मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, लेकिन ये इम्परफेक्ट मार्केट है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो डिफ्रेंशिएटेड है, यानी वी कैन से कि यहाँ पे हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। मतलब आई मीन जो प्रोडक्ट है, मतलब एक जो बेसिक लेवल है प्रोडक्ट का वो तो सेम होगा, लेकिन उसमें हेट्रोजीनियस होगा, उसका नेचर कैसा होगा, हेट्रोजीनियस होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसी टूथपेस्ट की, जो टूथपेस्ट होते हैं, ठीक है, तो जो टूथपेस्ट होते हैं उसके डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं मार्केट में, जैसे कोलगेट, पेप्सोडेंट, डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं। तो ये एक है क्या, कोलगेट जो टूथपेस्ट है वो एक कमोडिटी है हमारी, उस कमोडिटी के डिफरेंट ब्रांड्स जो होते हैं मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे मैंने आपको बताया कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, तो ये क्या है तो टूथपेस्ट, लेकिन इनकी क्या है, इनमें जो होता है डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। डिफ्रेंशिएट होते हैं किस टर्म्स में, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफ्रेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ प्राइस, क्वालिटी एंड पैकेजिंग। तो अलग अलग कंपनी है, कोलगेट का जो टूथपेस्ट है, पेप्सोडेंट का जो टूथपेस्ट है, या फिर दूसरी कोई थर्ड कंपनी है बबूल है, उसके जो टूथपेस्ट, इनका क्या होगा, इनके पैकेजिंग अलग होगी या इनकी क्वालिटी अलग हो सकती है एक दूसरे से, ठीक है। प्राइस स्ट्रेटजी दोनों की अलग होगी, किसी का प्राइस अलग होगा, इनका प्राइस अलग होगा, इनके ब्रांड का प्राइस अलग होगा। तो ये होता है प्राइस मतलब डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, मतलब है तो मेन हमारा कमोडिटी एक ही, लेकिन उसमें भी क्या है, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। तो ये होते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर मोर नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स पाए जाते हैं और यहाँ पे डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट हो जाता है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हर एक अपना जो प्रोड्यूसर होता है वो अपने आप में मोनोपोली बनाए रखता है। ईच वन हैज़ मोनोपोली ऑफ इट्स ओन प्रोडक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम पर्टिकुलरली टूथपेस्ट की एग्जांपल लिया था, तो जो हमारी जो कोलगेट की कंपनी है और दूसरी हमारी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया पेप्सोडेंट की कंपनी हो गई, तो ये अपना जो कोलगेट बनाएगी उसकी मोनोपोली इसी के पास रहेगा, और पेप्सोडेंट जो अपना टूथपेस्ट बनाएगा उसका मोनोपोली पेप्सोडेंट कंपनी के पास ही रहेगा,
ठीक है। नो डाउट यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, इनका जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपस में हेट्रोजीनियस रहेंगे, ठीक है। अगर आपने देखा हो कोलगेट, तो कोलगेट की जो पैकेजिंग होती है वो अलग होगी, पेप्सोडेंट की वाले की अलग होती है, तो ये होता है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। सो होप सो आपको ये जो तीनों टाइप्स हैं, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, मोनोपोली, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो हमने जो मार्केट था उनको डिस्कस करा, परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर 3 टाइप्स हमने डिस्कस करे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली। नाउ आफ्टर दैट द 2 important terms are marketable surplus and marketed surplus। तो पहले हम देखते हैं मार्केटेड सरप्लस क्या होती है, पहले इसको समझते हैं, उसके बाद हम दूसरा टर्म देखेंगे। तो मार्केटेड सरप्लस का मतलब क्या है, जहाँ पे देखो ईडी लगा है, मार्केटेड का मतलब कि वो सामान जो बाजार में ऑलरेडी जा चुका है, पहुंच गया है, मीन्स पोर्शन विच इज़ एक्चुअली ब्रॉट टू द मार्केट, ठीक है। वो वाला सामान, वो चीज़, वो पोर्शन जो मार्केट में ऑलरेडी एक्चुअली जा चुका है, एक्चुअली वर्ड यूज़ हुआ, एक्चुअली वो मार्केट में है एट अ पर्टिकुलर टाइम फॉर सेल, और वो मार्केट में जा चुका है और वो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो सकता है, सेल हो सकता है, उसको बेचा जा सकता है, वो चीज़ कहलाएगी मार्केटेड सरप्लस। याद रखो यहाँ पे ईडी लगा है, तो मार्केटेड मतलब वो सामान मार्केट में है अभी एट प्रेजेंट, और वो अभी सेल के लिए रेडी हो चुका है, किसी भी टाइम उसकी सेलिंग हो सकती है। जबकि जो दूसरा टर्म है मार्केटेड सरप्लस, सॉरी मार्केटेबल सरप्लस, जिसमें एबल लगा है, मार्केटेबल। मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है, ये वो पोर्शन होता है हमारे स्टॉक का, हमारे पास जो स्टॉक आता है, हमारा जो माल आता है, स्टॉक सामान का, जो सारी कम्युनिटी का स्टॉक होता है, कुछ पोर्शन जो है उसका वो मार्केटेड सरप्लस है। ये पोर्शन सपोज मार्केटेबल, सपोज ये पोर्शन जो है मार्केटेड सरप्लस है। मार्केटेड यानी ये मार्केट में पहुंच गया है, फिजिकली ये मार्केट में ही है, और अब इसका क्या होना है, सेलिंग होनी है। तो ये हमारा पोर्शन मार्केटेड सरप्लस है, जो मार्केट में है और सेलिंग होनी है, वो मार्केटेड सरप्लस कहलाते हैं। और जो बचा हुआ पोर्शन है, द पोर्शन ऑफ द टोटल प्रोड्यूस इन स्टॉक, जो हमारे अभी भी स्टॉक में रखा हुआ है, ये हमारा स्टॉक है, विच द फार्मर इज़ विलिंग टू सेल, जो फार्मर चाहता है कि ये भी बेचा जाए, वो हमारा मार्केटेबल सरप्लस होगा। यानी दोनों में डिफरेंस क्या है, मार्केटेड सरप्लस वो चीज़ है जो मार्केट के अंदर पहुंच गई है एट प्रेजेंट, और वो सेल हो सकती है, सेल होने ही वाली है मतलब। लेकिन जो मार्केटेबल सरप्लस है वो अभी भी स्टॉक में, जो हमारा स्टॉक का वो वाला पोर्शन जो मार्केटेबल सरप्लस में आएगा, ये वो पोर्शन होता है जो अभी भी हमारा स्टॉक में ही पड़ा है, स्टॉक में रखा है, मार्केट में नहीं गया, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन मार्केट, ये अभी भी हमारे स्टॉक में है, और फार्मर चाहता है इसको बेचना, पर अभी ये इसको हमने सेल नहीं करा है। लेकिन जो मार्केटेड सरप्लस था ये सेलिंग के लिए रेडी हो चुका है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन था मार्केटेबल सरप्लस, ये भी रेडी नहीं है। तो उसमें दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो आप याद रखो, जिसमें मार्केटेबल है और ये मार्केटेड है, मार्केटेड वाला मार्केट में चला गया है, सेलिंग होनी है, लेकिन मार्केटेबल वाला अभी भी मार्केट में नहीं पहुँचे, वो अभी भी स्टॉक में पड़ा है, फार्मर चाहता है कि उसको भी हम सेल कर दें, फार्मर इज़ विलिंग टू सेल, फार्मर भी चाहता है कि इस वाले पोर्शन को सेल कर दिया जाए। तो दोनों टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है APC, दैट इज़ एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन क्या है, ये कमीशन है जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के प्राइस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो APC जो है एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, ये कब एग्जिस्ट हुआ था, ये हुआ था इन द ईयर 1965 में, ठीक है। 1965 ये वही वाला टाइम है जब ग्रीन रेवोल्यूशन वाला समय आ रहा था। ग्रीन रेवोल्यूशन इसी टाइम पे 1960s का ही टाइम माना जाता है जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। तो आप याद रखो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम ही एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के लिए प्राइस को सेटअप करा जाने लगा था, और उसी टाइम पे एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन आया था। अब आगे हम बात करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी की। न्यू टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी। क्या होता है प्राइस इलास्टिसिटी को सबसे पहले तो हम रिप्रेजेंट करते हैं EP से। इसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय द रिलेटिव चेंज इन प्राइस। तो क्वांटिटी में जो रिलेटिव चेंज निकल कर आता है वो डेल Q बाई Q होता है, और प्राइस में जो रिलेटिव चेंज निकल कर आता है डेल P बाई P से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और उसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल Q अपॉन Q, फिर ये जो बड़ा वाला डिवाइड इसकी जगह हम मल्टीप्लाई लगा देंगे, और मल्टीप्लाई करके जब हम उसको सामने लिखेंगे तो ये चीज़ें रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी P ऊपर आ जाएगा, डेल P नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इन सिंप्लीफाइड फॉर्मूला ये आता है, ठीक है। अब इसमें हमको 5 तरह के डिफरेंट ग्राफ्स को समझना होगा।
यानी जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो उसमें 5 टाइप की होती है, उसमें पाँचों के अलग अलग ग्राफ्स बनते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ग्राफ के थ्रू ही हम यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहला हमको जो पढ़ना है दैट इज़ अवर प्राइस परफेक्टली इन इलास्टिक। तो पहले हम जो कंडीशन पढ़नी है दैट इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक, जिसमें ई जो होता है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, 0 के बराबर होती है। ये वो कंडीशन होती है परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब इसमें हम जो ग्राफ बनाते हैं ये हमारी वाई एक्सिस होती है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। वाई एक्सिस में हम क्या लिखते हैं, क्वांटिटी आती है, और एक्स एक्सिस में हमारी क्वांटिटी आती है, और वाई एक्सिस में हम डिनोट करते हैं प्राइस को। अब हम प्राइस और क्वांटिटी के बीच में जो ग्राफ बनाते हैं उससे हमें क्या चीज़ इंडिकेट होती है, वो इंडिकेट करेगा, यानी जो प्राइस वर्सेस क्वांटिटी का जो ग्राफ होता है वो क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट अबाउट द डिमांड। वो हमको डिमांड के बारे में नॉलेज देता है कि डिमांड कैसी है अभी, ठीक है। तो जो हमारा परफेक्टली इनलास्टिक वाली कंडीशन होती है उसमें जो हमारी जो क्वांटिटी होती है, प्राइस चाहे जितना भी बदल जाए लेकिन हमारी जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी टू परचेज दैट कमोडिटी इज सेम। प्राइस भले ही कम थे, अब प्राइस बढ़ गए हैं, लेकिन हमने वही कमोडिटी को पहले भी ख़रीदा था, प्राइस बढ़ने के बाद भी हम वही उसी लेवल से कमोडिटी को परचेस करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होता, प्राइस में ही चेंज होता है। यानी परफेक्टली इनइलास्टिक कंडीशन जो होती है, इस कंडीशन में हमारी प्राइस तो चेंज होता है, डेल पी जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन डेल क्यू क्या है वो चेंज नहीं होता, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होता, यानी डेल क्यू हमारा क्या है वो 0 के बराबर है। अब हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट कंडीशन को। पहले हमने डिस्कस करा था परफेक्टली इन इलास्टिक, अब हम उसका ठीक अपोजिट डिस्कस करेंगे दैट इज़ परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक में जो हमारा जो हमारा इलास्टिसिटी आती है, प्राइस इलास्टिसिटी, वो इन्फिनिटी होती है, ठीक है। और इससे पहले हम जो देखा था परफेक्टली इन इलास्टिक में हमारा ई 0 होता है, और परफेक्टली इलास्टिक में हमारा ई जो है वो इन्फिनिटी पहुंच जाता है। ठीक इसका ग्राफ का शेप इसका जस्ट अपोजिट होगा। जैसे परफेक्टली इन इलास्टिक में जो ग्राफ था वो हमारा कैसा था, खड़े में बना था, वर्टिकल शेप का था, लेकिन यहाँ पे जो ग्राफ है वो ऐसा लेटा हुआ है, यानी हॉरिजेंटल शेप है। इस केस में क्या है कि हमारा जो प्राइस है वो चेंज नहीं होता, यानी जो डेल पी है, यानी चेंज इन प्राइस जो होता है वो हमारा 0 रहता है, लेकिन हमारी जो क्वांटिटी रहती है परचेस करने की वो अलग रहती है। अगर प्राइस P1 था पहले, तब हमने इतनी कमोडिटी परचेस करी, अब प्राइस में कुछ चेंज ही नहीं आया, प्राइस कांस्टेंट है। अब हमने कुछ टाइम बाद क्या करी, उसी प्राइस पे ज़्यादा कमोडिटीज़ को परचेस करा, ज़्यादा क्वांटिटी में ले ली सामान। तो ये होता है हमारा परफेक्टली इलास्टिक कंडीशन, जिसमें हमारा ई जो होता है प्राइस इलास्टिसिटी वो आता है इन्फिनिटी। ग्राफ्स का शेप बहुत इंपॉर्टेंट है। परफेक्टली इन इलास्टिक एकदम खड़ा ग्राफ बन रहा था, सीधा खड़ा था, परफेक्टली इलास्टिक में लेटा हुआ हॉरिजॉन्टल शेप का ग्राफ बनता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं यूनिट इलास्टिसिटी। पहले हम देखते हैं यूनिट इलास्टिसिटी। यूनिट इलास्टिसिटी नाम से समझ में आ रहा है, यूनिट का माने 1। इसमें हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी आता है ई जो है वो 1 आता है, ठीक है। अभी हमने क्या डिस्कस करा, हमने डिस्कस करा ई इज इक्वल्स टू 0। ये कौन सी कंडीशन थी, परफेक्टली इन इलास्टिक। ई जो है बराबर इन्फिनिटी के परफेक्टली इन इलास्टिक, और ई जो है वो या तो 1 होगा, यानी यूनिट इलास्टिसिटी। इसका मतलब है कि जो डेल पी है और जो डेल क्यू है वो बराबर है, यानी जितना चेंज हमारी प्राइस में होगा, जितना डिग्री प्राइस में चेंज हो रहा है, उतना ही सेम डिग्री हमारी क्वांटिटी में भी चेंज आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो प्राइस है ये है और हमारी क्वांटिटी है क्यू, एक्स एक्सिस में ये है और ये वाई एक्सिस में है। प्राइस में जितना चेंज आ रहा है, देखो ये प्राइस P1 है और ये प्राइस P2 है, इनके बीच में जितना चेंज आया, कितना चेंज आया, सपोज 1 यूनिट का चेंज आया, सेम क्वांटिटी में भी वही चेंज आएगा। ये Q1 है और ये Q2 है, इनके बीच में जो चेंज आया दैट इज़ सेम, यानी ये वाली जो चेंज आ रहा है और ये जो चेंज आ रहा है ये इक्वल होना चाहिए। प्राइस में चेंज यानी P2 माइनस P1 में जो चेंज आया है वो बराबर होना चाहिए Q1 माइनस Q2। तो इन शॉर्ट यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होगी, तो प्राइस और क्वांटिटी में जो चेंज है वो बराबर होगा, जिसकी वजह से हमारा ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसमें जो ग्राफ का शेप आएगा, डिमांड कर्व जो बनेगा वो एकदम ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा।
सीधी स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे कर्व भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ बुक में कर्व जैसा बना है ऐसा भी बनेगा, या फिर कर्व नहीं तो या फिर स्ट्रेट लाइन बन सकती है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ होता है वो यूनिट इलास्टिसिटी का होता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप जो है हमारा रिलेटिव इन इलास्टिक, दैट इज़ रिलेटिव इन इलास्टिक कर्व। जो रिलेटिव इन इलास्टिक वाली कंडीशन होती है, रिलेटिव इन इलास्टिक में जो हमारा ई की वैल्यू है ना वो 0-1 के बीच में लाई करती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए। क्यों? क्योंकि हम जो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ के संग डील करते हैं, हमारी जो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ हैं वो इसी के अंडर आती हैं। अगर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछा जाए कि एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ का जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो क्या है, तो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ की जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो रिलेटिव इलास्टिक के अंदर आता है। द एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ कम्स अंडर द रिलेटिव इलास्टिक डिमांड कर्व। इसमें क्या होता है, जो हमारा ई की वैल्यू है वो 0-1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाएगा, 1 हो जाता है तो वो यूनिट इलास्टिक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा ई है वो लाई करेगा 0 to 1 के बीच में, ठीक है। यानी वी कैन नॉट 0 to 1, वी कैन सिंपली से दैट कि वो जो होगा 0 से कम होगा, आई मीन सॉरी 0 से ज़्यादा होगा लेकिन 1 से कम होगा। तो 0 से 1 के बीच में लाई कर सकता है, ठीक है। 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, 0 से तो ज़्यादा की तरफ होगा लेकिन 1 से कम होगा, यहाँ पे हमारा ई लाई करेगा, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो कंडीशन है रिलेटिव इन इलास्टिक की, इसमें हमारा जो चेंज इन प्राइस है वो ज़्यादा होगा, लेकिन उसके ठीक प्रपोर्शन में जो क्वांटिटी में जो चेंज है आप देख रहे हैं वो बहुत कम हो रहा है। यानी डेल पी हमारा ग्रेटर होगा लेकिन डेल क्यू हमारा लेस होगा। तो चेंज इन प्राइस इज़ मोर देन चेंज इन क्वांटिटी, और इसका जो ग्राफ होगा वो बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप का बनेगा। कैसा स्लोप होगा, ये स्टीप, ठीक है। तो ये हमारी जो कंडीशन कहलाती है रिलेटिव इन इलास्टिक कंडीशन होती है, और ये एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ की जितनी भी एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ हैं वो हमारी इस कंडीशन में अंदर आती हैं। एक बात और जो मैं आपको यहाँ बताना भूल गई थी, यू कैन नोट इट, ये जो यूनिट इलास्टिसिटी वाला जो कंडीशन था, ये कंडीशन जो होती है E=1, ये कंडीशन डिपिक्ट करती है दैट इज़ द कम्फर्ट जोन। जो हमारा कंफर्ट जोन होता है, जब अच्छी भरी ज़िंदगी जो होती है हमारी खुशहाल लाइफ, हैप्पी लाइफ, कंफर्ट जोन वाली, उस टाइम पे हमारा ई जो है वो 1 होता है, 1 के बराबर होता है। यानी जितना प्राइस में चेंज है उतना ही हमारी क्वांटिटी में चेंज है, दैट इज़ कंफर्ट कंडीशन। और जो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ के लिए मैंने आपको बताया था वो है रिलेटिव इन इलास्टिक, ये हमारी एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ के अंदर आता है, ठीक है। जितनी भी एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ हैं उनकी जो डिमांड और सप्लाई रहती है, क्वान्टिटी और प्राइस चेंज रहता है, वो रिलेटिव इन इलास्टिक रहता है। अब हमको लास्ट में डिस्कस करना है नेक्स्ट ग्राफ जो है रिलेटिव इलास्टिक। रिलेटिव इलास्टिक, ओके। रिलेटिव इलास्टिक में जो हमारा ई का वैल्यू है वो 1 से तो ज़्यादा होगा लेकिन इन्फिनिटी से कम होगा। यानी ई की जो वैल्यू है प्राइस इलास्टिसिटी वो 1 से ज़्यादा होगी लेकिन इन्फिनिटी से कम होगी, ठीक है। अगर वो 1 हो जाएगी तो वो तो यूनिट इलास्टिक बन जाएगा, और इन्फिनिटी में पहुंच जाएगा तो वो परफेक्टली इलास्टिक बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ई की वैल्यू दोनों के 1 और इन्फिनिटी के बीच में रहती है। ग्राफ को अगर देखें तो ग्राफ देख के हम समझ सकते हैं कि अभी जो हमने कंडीशन डिस्कस करी थी रिलेटिव इन इलास्टिक की, ठीक उसका अपोजिट है रिलेटिव इलास्टिक वाला। रिलेटिव इलास्टिक जो है इसका अपोजिट हमने अभी डिस्कस करा था रिलेटिव इन इलास्टिक। रिलेटिव इन इलास्टिक और अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटिव इलास्टिक, इसका ठीक अपोजिट है। वहाँ पे प्राइस में जो चेंज था डेल पी जो था ज़्यादा था डेल क्यू से, लेकिन ये जो रिलेटिव इलास्टिक कंडीशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ में जो क्वांटिटी के बीच में चेंज है वो बढ़ गया है, लेकिन प्राइस की क्वांटिटी के बीच में जो चेंज है वो घट रहा है। तो यानी यहाँ पे जो डेल क्यू है वो बड़ा होगा डेल पी से, और यू कैन सिंपली से दैट डेल पी इज़ लेस देन डेल क्यू। दोनों ही मतलब बराबर एक ही है दोनों बातों का मतलब, ठीक है। यानी क्वांटिटी जब हम परचेस कर रहे हैं उस क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा दिख रहा है और प्राइस की क्वांटिटी में चेंज कम दिख रहा है। इसका ग्राफ थोड़ा ऐसे बनेगा, लेटा हुआ थोड़ा ऐसा, ठीक है। एकदम स्टीप नहीं होगा, थोड़ा सा कम स्टीप ही होगा, इसका स्लोप थोड़ा सा कम होगा। तो ये हमारी जो कंडीशन है दैट कंडीशन इज रिफर्ड एज रिलेटिव इलास्टिक कंडीशन।
होप सो ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, और जो डिफरेंट टाइप की प्राइस इलास्टिसिटी हमने पढ़ी है 5 टाइप की, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, यू कैन कमेंट योर क्वेरी।